हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का टॉपिक है वर्ब का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंक का, या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए टॉपिक बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें वर्ब की, तो वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है। ये हमारे सभी एक्शंस के बारे में बात करता है, कुछ स्टेट वगैरह के बारे में बताता है। जैसे थिंक एक स्टेट भी कह सकते हो, राइड एक एक्शन कह सकते हो, जंप आप एक एक्शन कह सकते हो, लॉफ करना, गो, कम, जितने भी वर्ब होती हैं सब में कुछ ना कुछ एक्शन पाया जाता है। ठीक है। इसमें लिखा भी गया है, देखिए आप पे लिखा गया है, द एक्शन कैन बी फिजिकल और मेंटल, दोनों तरीके की वर्ब हो सकती है। एक फिजिकल जो आप देखते हो कि एक आदमी कोई काम कर रहा है, एक मेंटल होता है मतलब जो बैठ के जैसे सोच रहा है, फील कर रहा है, कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे वर्ब के टाइप्स की, तो दो टाइप की आपकी वर्ब होती हैं। एक आपकी मेन वर्ब, या जिसे आप एक्शन वर्ब कहते हैं, वो होती हैं। जैसे कि गो, कम, जंप, जितना बताया गया आपको कि फील करना या एक्शन करना, फिजिकल या जो है आप मेंटल वर्ब कह सकते हो जिनको। और दूसरी वर्ब की अगर हम बात करें, तो दूसरी वर्ब आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में जैसे आता है आपका हैज, डज, वर, कुड, कैन, ये सब आपकी जो है बेसिक वर्ब्स हैं। ये सब आपको जानना चाहिए। हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ब जरूर होती है। कम से कम एक वर्ब तो आपको देखने को मिलेगी, कभी कभी दो, तीन, चार, पांच वर्ब तक हो जाती है। तो आपको एक एक वर्ब के बारे में आपको पता चलना चाहिए, और मैं आपको डिटेल में एक एक वर्ब कैसे पहचानते हैं सब मैं आपको बताऊंगा। बात करें, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। क्लास में भी पूछते रहते हैं कि सर ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब में जो है डिफरेंस बता दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ट्रांसिटिव वर्ब वो होती हैं जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेकर के चलती हैं, जिन्हें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पोलार्ड रेजेस हर हैंड, पोलार्ड ने अपना हाथ उठाया। अब पोलार्ड यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वर्ब यहाँ क्या है, रेजेस है, और ऑब्जेक्ट इसका क्या है, हर हैंड। अब वर्ब का ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ट्रांसिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है, भाई रेज करोगे तो कुछ ना कुछ तो जो है जाहिर सी बात है उठाया जाएगा। जैसे अब्दुल गेव विकी द पेंसिल, तो यहाँ पे गेव आपकी वर्ब है। अब अब्दुल जो है विकी को कुछ चीज दे रहा है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है। तो गेव, गेव में कुछ ना कुछ आपको चीज देनी पड़ेगी। जैसे हवा, हवाई तो कहोगे नहीं। ऐसे ही जैसे राइट है, तो राइट आपकी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। आप लिखोगे तो कुछ ना कुछ आपको बताना पड़ेगा कि आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ बुक, आई एम राइटिंग एन ऐसे, ऐसे कुछ ना कुछ। आई एम रीडिंग, तो आई एम रीडिंग अ बुक। मैं कट कर रहा हूँ तो क्या कट कर रहा हूँ आपको बताना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ तो क्या देख रहा हूँ वो बताना पड़ेगा। तो ये सब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, जिसे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। ओके। नेक्स्ट है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। सो व्हाट इज अबाउट इंट्रांजिटिव वर्ब, जस्ट अपोजिट टू द ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऑब्जेक्ट चाहती है, इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ये सब ऐसी वर्ब के एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, ये सब इनको जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। देखते हैं, द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। अब घंटी बजती है तो यहाँ पर इसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। एक तरीके से कह सकते हैं ये जो सब्जेक्ट है बेल, यही इसका सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी है। इसे किसी, इस वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ही रन्स वेरी फास्ट, तो तेज दौड़ने में आदमी को किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वो दौड़ रहा है बस, उसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी वर्ब को हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिनके बाद में ऑब्जेक्ट आने की जरूरत ना हो। आगे अगर हम बात करें, तो यहाँ पर बहुत ही जरूरी चीज है ये जानना आपके लिए, पांच तरीके की वर्ब फॉर्म होती है। ठीक है। फाइव फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। इसमें पहली होती है आपकी B1, सेकेंड होती है B2, थर्ड होती है B3, B4 एंड B5। इसे हम लोग फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। B1 को फर्स्ट फॉर्म के नाम से जाना जाता है, B2 को हम सेकंड फॉर्म भी कहते हैं, B3 को हम थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, एंड B4 को हम लोग ING फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका ING फॉर्म भी होता है। B5 को हम लोग S या ES के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये आपकी पांच फॉर्म है, जिसमें आप देख लीजिए बेसिक आपका, आपको बेसिक वर्क फॉर्म जो है पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट फॉर्म है, ये तो जरूर पता होना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं का यूज किया जाता है। और फिर उनके बाद इनका सेकंड फॉर्म क्या हुआ, जैसे अवेक है फर्स्ट फॉर्म, अवोक आपका सेकंड फॉर्म, अवेक मतलब उठना होता है। अवोक इसका सेकंड फॉर्म हो गया, अवेकन हो गया, इसके बाद अवेकिंग। ठीक है। अटैक, अटैक्ड। अच्छा मैं आपको बता दूं, ज्यादातर वर्ब में आपको डी देखने को मिलेगा। ये सब आसान वर्ब होती है, जैसे अटैक, अटैक, अटैक्ड। ठीक है। तो ये सब आसान है। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर्ड। तो ये सब आपकी जो वर्ब होंगी, ये सब आसान होती है।
ईडी वाली। बाकी जो ऐसी वर्ब हैं जैसे कि अवॉइड, मतलब किसी नियम का पालन करना, ऐसी वर्ब को आपको अच्छे से समझना होगा कि इनका सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं। बस्ट हो गया, जैसे देखिए आपके इनका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सब सेम है, ठीक है। अब जैसे एक नया वर्ड आ गया ब्री, अब इसकी मीनिंग ही नहीं पता है, ठीक है, तो ऐसे वर्ड की मीनिंग भी पता करें, ठीक है। और जो रेगुलर इरेगुलर दोनों तरीके के वर्ब जो भी हैं, जितनी भी हैं, उन सब का जो है आप अच्छे से स्टडी करें कि इनका सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, ये वर्ब है भी कि नहीं है। ऐसे बात अगर करें हम लोग यहाँ पे मेन वर्ब फॉर्म जो आपका होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है और कैसे पता चलता है कहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगा, कहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगा, कहाँ पे आईएनजी फॉर्म, कहाँ थर्ड फॉर्म, ये सब चीजें। तो देखिए, सबसे पहले नंबर की जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो तीन होती है, जिसमें एक डू है, डज है और डिड है, पहले नंबर की है। इनको एक फैमिली मान लीजिए आप, डू डज और डिड को। इनके बाद जो आपकी वर्ब आएगी वो आपकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी। डू डज डिड के बाद जो भी वर्ब आती है दोस्तों, वो कौन सी फॉर्म में आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। फिर दूसरे नंबर की या दूसरे फैमिली की आप हेल्पिंग वर्ब की बात अगर करें तो यहाँ पे हैज हैव हैड आता है। इसके बाद वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिख लीजिएगा। इनके बाद जो भी वर्ब आएगी कौन से फॉर्म में आएगी, थर्ड फॉर्म में आएगी। हैज हैव हैड के बाद हमेशा याद रखिएगा, आपको 99% केस में आपको इनके बाद वर्ब देखने को मिलेगी। डू डज डिड के बाद भी, हैज हैव हैड के बाद भी, इनके बाद जो वर्ब आती है वो, ठीक है, आपको देखना है इसके बाद फर्स्ट फॉर्म और हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म। फिर वहीं पे बात करें अगर हम लोग इज एम आर की, तो इज एम आर के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो आईएनजी फॉर्म में होती है और कभी जो है थर्ड फॉर्म में होती है। दो चीजें होती हैं, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में जो वर्ब आएगी वो कभी आईएनजी फॉर्म में आएगी तो कभी थर्ड फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पे दो केस बन रहे हैं, अब दो केस बन रहे हैं तो इसको समझना है कब आईएनजी फॉर्म होगा कब थर्ड फॉर्म होगा। नीचे देखो मैंने इंडिकेट किया हुआ है, इज एम आर के बाद में आईएनजी फॉर्म का यूज तब करते हैं जब एक्टिव वॉइस होता है, और इज एम आर के बाद में थर्ड फॉर्म का यूज तब किया जाता है जब पैसिव वॉइस होता है। ये चीजें आप नोट करके लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके जो है अच्छे से ये नोट कर लीजिए। आगे जो है आपको जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा या कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे तो वर्ब को हर जगह मेंशन किया जाएगा, चाहे वो आप टेंस पढ़ें, चाहे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़े, चाहे नरेशन पढ़े, कोई भी टॉपिक आप, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है, हर जगह आपको जो है वर्ब को बहुत ही ज्यादा देखना पड़ेगा। इसका इंपॉर्टेंस पूरे इंग्लिश ग्रामर में समझ लीजिए, यही जो है बेस है पूरे ग्रामर का। आगे बात करें तो फोर्थ नंबर की वर्ब या फोर्थ नंबर की जो फैमिली है आपकी वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की, वो है मॉडल वर्ब। इसमें आपको कैन, कुड, ऑट टू, शैल, शुड, मस्ट, विल, वुड, यूज टू, मे, माइट, डेयर और नीड देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपकी जो है इतनी मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद में जो वर्ब आती है, वर्ब का फॉर्म आता है, वो आपको फर्स्ट फॉर्म में देखने को मिलेगा हमेशा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको याद रहना चाहिए, पता होना चाहिए ये, ठीक है। मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है। फिर कुछ बेसिक चीजें मैंने यहाँ पे जोड़ी हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको समझ लेना, इनको नोट कर लेना है। टू के बाद अगर आपको कोई वर्ब दिखती है तो टू के बाद जो वर्ब होगी वो आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म में देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको टू के बाद अगर कोई वर्ब दिखती है तो वो फर्स्ट फॉर्म में देखने को मिलेगी। दोस्तों कुछ ना कुछ एक्सेप्शन हर एक ग्रामर में होता है, यहाँ पे भी होंगे, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ जो कि रूल्स हैं। जो एक्सेप्शंस होंगे उसको मैं आगे इसी टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी ये मान के चल रहा हूँ मैं, ये एकदम समझ लीजिए फैक्ट है। जैसे टू के बाद आपको मैं बता रहा हूँ फर्स्ट फॉर्म अगर आता है, बाकी चीजें अभी आप भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए। फिर बात करें फर्स्ट फॉर्म का यूज, भाई डू डज डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म तो होता ही है, आपने पीछे अभी देखा, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा डू डज डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म आता ही है। आपने यहाँ पे देखा मॉडल वर्ब के बाद में, इन सब के बाद में फर्स्ट फॉर्म आता ही है, ठीक है, इन दो जगहों पे। तीसरी जगह पे आपने देखा टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आता है, तीन जगह हो गई। चौथी जगह पे मैं बताना चल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को नहीं मिलेगी, लिखा है विदाउट हेल्पिंग वर्ब आएगा। फर्स्ट फॉर्म का यूज हम लोग विदाउट हेल्पिंग वर्ब के भी करते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है फर्स्ट फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब, मतलब ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट में से एक है कि फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो एक जगह ऐसी भी है जहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, लेकिन सब्जेक्ट आपका प्लूरल होना चाहिए, और टेंस आपका कैसा होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। फिर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट है आपका फिफ्थ फॉर्म, मतलब एस या ई एस फॉर्म का यूज आप कहाँ करते हैं। फिफ्थ फॉर्म मतलब एस या ई एस जिसको आप कहते हैं, तो इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, तो इसका यूज भी हम लोग करते हैं विदाउट हेल्पिंग वर्ब। एक जगह पे पूरे इंग्लिश ग्रामर में एक जगह एस या ई एस फॉर्म का यूज किया जाता है, एस या ई एस वर्ब का यूज करते हैं, वो भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब।
विद सिंगुलर सब्जेक्ट इन प्रेजेंट टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही बार किया जाता है लेकिन इसका जो है सेंटेंस में यूज बार बार होता है। ठीक है, लगभग आपको हर 10 सेंटेंस में से 2-3 सेंटेंस में देखने को मिलेगा। मतलब इसका हर एक सेंटेंस में आप कह सकते हो 30% 40% आपको सेंटेंस में देखने को मिलेंगे। और लास्ट वो फॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा, सेकंड फॉर्म का यूज कहाँ पे करते हैं। एक ही बार इसका भी यूज करते हैं पूरे इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन बहुत ज्यादा। ठीक है, अब बात करें कहाँ पे आता है, तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब आता है विद एनी सब्जेक्ट इन पास्ट टेंस। सेकंड फॉर्म का यूज हम लोग करते हैं विदाउट हेल्पिंग वर्ब विद एनी सब्जेक्ट, मतलब किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसका यूज कर सकते हैं इन पास्ट टेंस। ये चीजें आपको बेसिक जो है आपको याद रखनी है। वर्ब फॉर्म के बारे में मैंने जो आपको ये 8 कॉन्सेप्ट बताए, 4 ये बताया है, एक पीछे ये बताया है, और 3 ये बताए हैं। तो ये टोटल 8 कॉन्सेप्ट है, इनको आप अच्छे से रट लीजिए। समझ लीजिए आप जो है जैसे a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, ये सब चीजें आप रट रहे हैं। अभी इन्हीं का चलकर आगे क्वेश्चन पे जो है अप्लाई करूंगा मैं, कि कैसे जो है इनको अप्लाई करते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं रिवाइज करना चाह रहा हूँ। आपको बताना चाहूंगा मैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो आने वाली पहली वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। किसी भी सेंटेंस की जो पहली वर्ब होती है 3 ही होती हैं। या तो वो पहली वर्ब जो होगी, या तो वो सिंगुलर होगी, या तो वो न्यूट्रल होगी, या तो प्लूरल होगी। किसी भी सेंटेंस में आने वाली पहली वर्ब या तो सिंगुलर होती है, या तो प्लूरल होती है, या तो न्यूट्रल होती है। अब बात करें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर सिंगुलर वर्ब नहीं भी है न्यूट्रल वर्ब आएगी, लेकिन कभी प्लूरल वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं आएगी। सेकंड कंडीशन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब देखने को मिलती है, नहीं प्लूरल वर्ब होगी तो न्यूट्रल वर्ब देखने को मिलेगी, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कभी सिंगुलर वर्ब देखने को आपको नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो समझ लीजिए वही एरर डिटेक्शन है आपका, वही आपका क्वेश्चन जो है गलत है फिर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। हम बात करें अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के, बच्चा भी पूछेगा कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट वो जो किसी वर्ब के पहले आए और इस तरीके के वर्ड की मीनिंग दे। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट वो होते हैं जो वर्ब के पहले हैं और किसी सिंगल पर्सन प्लेस के बारे में बात करें। जैसे यहाँ पे ही सी इट है, दिस दैट है, बुक है, टेबल है, स्टूडेंट है, टीम है, रांची है, दिल्ली। ये सारे वर्ड्स जो है किसी सिंगुलर पर्सन प्लेस की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन एक शर्त है कि ये जितने भी वर्ड हैं ये वर्ब के पहले आने चाहिए, क्योंकि वर्ब के जो पहले आता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जो किसी वर्ब के पहले आए और सिंगल पर्सन की तरफ प्लेस की तरफ इशारा करें। फिर हम बात करें प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट वो होता है जो किसी वर्ब के पहले आए। ठीक है, जो किसी वर्ब के पहले आए और एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करें, जैसे दे, यू, वी, दीज, दोज, बुक्स। ठीक है, तो ये सब जो है किसी वर्ब के पहले आए और एक से ज्यादा चीजों की ओर इशारा करें, उन्हें हम प्लूरल सब्जेक्ट कहेंगे। आगे बात करें हम, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर प्लूरल आपने जान लिया, वर्ब देख लेते हैं सिंगुलर प्लूरल क्या होती है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसमें एस या ईएस लगा होता है। जैसे इज के लास्ट में देखिए एस लगा है, वॉज, हैज, डज, गोज, प्लेज, रन्स, राइट्स, जंप्स, कम्स। ठीक है, इन सब के लास्ट में एस लगा हुआ है। तो ऐसी वर्ब, ऐसे एक्शन वाले वर्ड या ऐसे स्टेट बताने वाले वर्ड जिसमें लास्ट में एस लगा हो, ईएस लगा हो, उन्हें हम लोग सिंगुलर वर्ब कहेंगे। ठीक है, और सिंगुलर वर्ब का यूज दोस्तों कहाँ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, आपको बताया मैंने। फिर बात करें प्लूरल वर्ब की, तो प्लूरल वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म में होती है। जैसे आर, वर, डू, हैव, प्ले, रन, राइट, जम्प, कम। और फर्स्ट फॉर्म बनता कैसे, ऐसे आई एस हटा दीजिए फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा। वो अपनी ऐसे आई एस फॉर्म में से एस हटा दीजिए, फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा। फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई एस लगा दीजिए, आपका ऐसे ही एस फॉर्म बन जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्म का यूज हम लोग करेंगे कहाँ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करेंगे। ऐसी वर्ब का यूज हम कभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में नहीं करते हैं। और दोस्तों ये जो सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब होगी, ये सेंटेंस की पहली वर्ब होगी, तभी हम डिसाइड करते हैं सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है। सेंटेंस की जो पहली वर्ब होती है उसी को हम लोग सिंगुलर, प्लूरल या न्यूट्रल कहते हैं। दूसरे नंबर की जो वर्ब होगी फिर वो सिंगुलर, प्लूरल, न्यूट्रल नहीं, उसको हम दूसरी कैटेगरी में रखते हैं, अभी बताएंगे आपको आगे। न्यूट्रल वर्ब होती है जो सेकंड फॉर्म में होती है, जैसे हैड आपकी सेकंड फॉर्म में, डिड, बेंट, प्लेड, रैन, रोट, जम्प्ड, केम। आप इनमें देख रहे हो कॉमन चीज क्या होगी इस लाइन में, इस लाइन में कॉमन चीज है कि सारी वर्ब जितनी भी हैं ये सब सेकंड फॉर्म में देख रहे होंगे, बेसिक चीजें आपको पता होंगी। तो जितनी भी सेकंड फॉर्म होती है वो न्यूट्रल वर्ब होती है। साथ ही साथ न्यूट्रल वर्ब एक और चीज होती है मॉडल वर्ब, जितनी भी मॉडल वर्ब होती है उनको भी हम न्यूट्रल कह सकते हैं। न्यूट्रल वर्ब मतलब इसका सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ऐसी वर्ब जिसका सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो जाए, जिसका सब्जेक्ट प्लूरल भी हो जाए, उसको फर्क ना पड़े, तो ऐसी वर्ब को न्यूट्रल वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है न्यूट्रल वर्ब है। तो ये यहाँ तक आपको इतना बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। आगे जब हम लोग चल रहे हैं सेंटेंस सॉल्व करने, तो यहाँ पे ये सब चीजें आपकी जो है
इंपॉर्टेंट होंगी। अब हम देखें यहाँ पे तो अ, इस सेंटेंस में कई सारी वर्ब है। हम एक एक वर्ब को डिफाइन करेंगे, भले आपको एरर जो है बहुत आसानी से मिल जाए क्योंकि आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम आपको जो है एक एक वर्ब यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ये वर्ब क्यों आई है। अब यहाँ सेंटेंस देखा जाए तो लिखा ही हैज रिफ्यूज टू टेक द प्रमोशन ऑल्दो ही इज एलिजिबल। ठीक है, वह प्रमोशन के लिए एलिजिबल था लेकिन उसने जो है प्रमोशन लेने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। ही हैज रिफ्यूज टू टेक द प्रमोशन, प्रमोशन लेने से उसने मना कर दिया, ऑल्दो ही इज एलिजिबल, हालांकि वो एलिजिबल था। तो बात करें यहाँ पे तो सब्जेक्ट, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस की शुरुआत हुई है यहाँ पर ही से, ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसके बाद में सिंगुलर वर्ब आ रही हैज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैज आपकी सिंगुलर वर्ब है, ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, सही है। अब हैज के बाद जो वर्ब आती थर्ड फॉर्म में आती, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म है, ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था रिफ्यूज्ड। यहाँ दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा, रिफ्यूज हो जाएगा। ऐसे ही प्रॉब्लम आपको सेंटेंस में अक्सर देखने को मिलेंगी वर्ब से रिलेटेड, ज्यादातर प्रॉब्लम वर्ब से पूछी जाती है। तो ही हैज रिफ्यूज्ड टू, अब यहाँ पे टू आना फिक्स है, और टू के बाद जो वर्ब आती है अभी बताया गया तो कौन से फॉर्म में आती है, फर्स्ट फॉर्म में आती है, तो ये आपका B1 फॉर्म है, यहाँ पे सही है। उसके बाद तो ही हैज रिफ्यूज टू टेक द प्रमोशन, उसने प्रमोशन लेने से मना कर दिया, ऑल्दो ही इज एलिजिबल, एक और वर्ब आ रही इज आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारी वर्ब दी गई थी, हमने एक एक वर्ब को जो है डिफाइन किया कि पहली वर्ब हैज क्यों आ रही है यहाँ पे। ठीक है, पहली वर्ब यहाँ पे हैज है, ये क्यों आई। उसके बाद रिफ्यूज होगा कि रिफ्यूज होगा, ये हमने जाना भाई, हैज के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए यहाँ पे रिफ्यूज होगा। रिफ्यूज के साथ हमेशा टू आता है, आगे ये भी पढ़ाएंगे आपको हम। और टू के बाद कोई वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म में आती है, इसलिए यहाँ पे टेक आ रहा है। अगले सेंटेंस इसी में जोड़ करके जो है एक सेंटेंस और आगे बढ़ाया गया, ही इज एलिजिबल, तो ही के साथ इज आ रहा है, सिंगुलर वर्ब, ये भी सही है। अगला सेंटेंस देखें तो लिखा हुआ है प्रियंका प्रिटेंडेड नॉट टू बी ओवर हियरिंग आवर टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो पहली वर्ब आपकी क्या है, यहाँ पे प्रिटेंडेड है। अब प्रिटेंडेड यहाँ पे पहली वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब के आ रही है। भाई पास्ट में ही सेकंड फॉर्म आता है, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब पास्ट में आ रहा है तो इसका मतलब वो सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अगर कोई भी वर्ब पास्ट में आ रही बिना हेल्पिंग वर्ब के तो इसका मतलब वो सेकंड फॉर्म में है। तो यहाँ देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब इसके पहले डू डज डिड इज एम आर वॉज वर्थ है ना, इसका मतलब सेकंड फॉर्म है, कोई बात नहीं, सेकंड फॉर्म में है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो प्रियंका प्रिटेंडेड, इसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना भी नहीं है। पहली वर्ब जो होती है अगर वो सेकंड फॉर्म में, सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। फिर आपको पता होना चाहिए प्रिटेंड के साथ में टू आता है, अभी सब ये सब बाद में हम लिखवाएंगे अगले क्लास में। प्रिटेंड के साथ टू आता है, और टू के बाद कोई वर्ब आती है, बताया गया वो फर्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे होना चाहिए फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे बीन गलत है, क्या होना चाहिए यहाँ पे, बी होना चाहिए। प्रियंका प्रिटेंडेड नॉट टू बी ओवर हियरिंग, बी के बाद देखो एक और वर्ब आ रही है, आईएनजी फॉर्म, हमने बताया था आपको, वर्ब बी के बाद इजय मार के बाद या तो आईएनजी फॉर्म में होता है या तो थर्ड फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे ओवर हियरिंग आपका सही है। अब एक बात और यहाँ पे हम बता दें, यहाँ पे टॉक लिखा हुआ है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये भी तो वर्ब है। दोस्तों ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे वर्ब है लेकिन यहाँ पे वर्ब का काम नहीं कर रहा है। ये कैसे पता चलता है, तो हमने आपको प्रोनाउन में पढ़ाया हुआ है कि आवर हो गया, योर हो गया, ऐसे वर्ड के बाद में हम लोग नाउन का यूज करते हैं। यहाँ पे ये जो वर्ब है ये नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ब्स हैं जिसके बारे में हम लोग वन बाय वन करके जान रहे हैं कैसे और क्यों ये वर्ब आ रही हैं। अगला सेंटेंस है आपका, आई वुड लाइक टू कॉन्टेस्टिंग द लोकसभा इलेक्शन, मैं लोकसभा इलेक्शन लड़ना पसंद करूंगा, ये सेंटेंस है आपका। अब यहाँ पे जो पहली वर्ब है वो वुड है। और दोस्तों बताइए जल्दी से, वुड आपकी कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, न्यूट्रल वर्ब। ठीक है, तो आप कहेंगे ये न्यूट्रल वर्ब है। और न्यूट्रल वर्ब का सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता, उसका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन इसके बाद में हमेशा एक वर्ब आएगी। ठीक है, वुड एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा एक वर्ब आती है जो कि कौन से फॉर्म में होती है दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे लाइक आपका फर्स्ट फॉर्म में। वुड लाइक के साथ आपको रटा होना चाहिए कि टू आता है, और टू के बाद जब कोई वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म में आती है, यहाँ कॉन्टेस्टिंग लिखा है जो कि गलत है। यहाँ पे होना चाहिए क्या, कॉन्टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टेस्ट हो जाएगा। तो आई वुड लाइक टू कॉन्टेस्ट द लोकसभा इलेक्शन, मैं लोकसभा इलेक्शन लड़ना पसंद करूंगा। ऐसे आपको एक एक वर्ब देखनी है। आपकी प्रैक्टिस जब अच्छी रहेगी तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे बताने में टाइम लग रहा है बस। अगला सेंटेंस दोस्तों, राकेश डज नॉट न्यू हाउ टू स्विम सो ही इज अफ्रेड ऑफ वाटर, राकेश को नहीं पता कैसे तैरते हैं इसलिए वो पानी से डरता है। दोस्तों देखो आपको एरर मिल गई, एरर बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज डिफाइन करना चाहता हूँ कि एक एक वर्ब कैसी है और क्यों आ रही है, जिससे आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिले। तो पहली वर्ब दोस्तों यहाँ पे डज है, और डज का सब्जेक्ट राकेश है। राकेश एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए यहाँ पे डज
आया हुआ है। डज भाई सिंगुलर वर्ब है, और राकेश भी सिंगुलर सब्जेक्ट, दोनों की जोड़ी जो है जम रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, कोई बात नहीं। डज के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो फर्स्ट फॉर्म में आती है, और यहाँ पे पहली वर्ब आ रही है डज के बाद में न्यू, तो भैया यहाँ पे न्यू नहीं होगा, ये गलत है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे KNOW, नो होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत है। तो राकेश डज नॉट नो हाउ टू, अब आपको बता दें, नो के बाद में अगर कोई वर्ब आएगी तो पहले हाउ लगेगा, फिर टू लगेगा, तब उसके बाद कोई वर्ब आएगी। ठीक है, नो के बाद जब कोई वर्ब आती है तो हम बताते हैं आई, राकेश डज नॉट नो हाउ टू स्विम, हाउ टू रीड, हाउ टू राइट। ठीक है, तो इसके बाद हाउ टू आ गया, और हाउ टू के बाद बताया ही जा रहा कोई वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म में आती है, तो यहाँ पे स्विम आपका फर्स्ट फॉर्म है। जल्दी से हमको कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि स्विम का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्विम का सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों क्या होता है बताइएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें तो यहाँ से दूसरा सेंटेंस से स्टार्ट हो गया है, सो ही इज अफ्रेड ऑफ वाटर, इसलिए वह पानी से डरता है। तो यहाँ पर ही आपका सब्जेक्ट है और इसके लिए वर्ब आ रही इज, सही है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सही है, आगे कोई वर्ब यहाँ पे है नहीं, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। बस एक ही प्रॉब्लम थी, न्यू की जगह नो करना था। ये आपका अगला सेंटेंस है। लिखा है सी शुड नॉट हैड यू टॉक लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सी शुड नॉट हैड यू टॉक लाइक दैट। तो यहाँ पे बात करें तो पहली वर्ब आपकी क्या है? शुड, जो कि एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब का सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। शुड के बाद एक वर्ब आती है जो कि फर्स्ट फॉर्म में होती है, और यहाँ पे वर्ब आई है हैड। हैड दोस्तों मैं आपको बता दूं, हैड आपका फर्स्ट फॉर्म नहीं होता, हैड आपका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे यही गलत है, यहाँ पे हैड के बजाय क्या होना चाहिए? हैव, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आपका होता है हैव, सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है हैड, और ING में हैविंग हो जाएगा, SAIS में हैज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ब नहीं आएंगे, क्योंकि शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आपका हैव आएगा। अब हैव के बाद अगर हम बात करें तो हैव के बाद एक और वर्ब आई है यहाँ पे टॉक्ड। तो भाई हैव के बाद कोई वर्ब आती है तो कौन से फॉर्म में होती है? थर्ड फॉर्म में होती है। शुड के बाद कोई वर्ब आती है तो कौन से फॉर्म में होती है? फर्स्ट फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे हैड गलत था, हैव हो जाएगा। और हैव के बाद अगली वर्ब आपकी टॉक्ड सही है। करें उसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, उसे तुमसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। अगला सेंटेंस आपका है, लिखा है आई नीड नॉट क्लीनिंग माई शूज विथ सोप एंड वाटर, मुझे अपने शूज को सोप एंड वाटर से धुलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है नीड, तो भाई नीड आपकी एक मॉडल वर्ब है, ये बहुत खतरनाक वर्ब है, इसको मैं अगले टॉपिक में जब कभी टाइम मिलेगा इसके बारे में बताऊंगा मैं। फिलहाल नीड नॉट अगर कभी कहीं लिखा हुआ तो 100% आपका मॉडल है, कभी कभी ये धोखा दे जाता है, लेकिन अगर इतना लिखा हुआ है तो ये 100% मॉडल है। कभी कभी ऐसा नहीं लिखा मिलेगा, केवल नीड लिखा मिलेगा, तब पता नहीं वो क्या है। लेकिन अगर नीड नॉट लिखा हुआ है तो 100% मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद में फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यहाँ पे क्लीनिंग के बजाय क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्लीन होगा। तो आई नीड नॉट क्लीन माई शूज विथ सोप एंड वाटर। तो ऐसे आपको हर एक सेंटेंस में दोस्तों जो है क्या करना रहेगा? वर्ब को देखना रहेगा, और वर्ब को पहचानना रहेगा कि कौन सी वर्ब क्यों आ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम पूछी जाती है वर्ब की पूछी जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग वर्ब के एक दूसरी वीडियो के साथ, जहां पे आपको और अच्छे लेवल के क्वेश्चन में लेकर के आऊंगा, अच्छे और जो है इससे भी बढ़िया, क्योंकि ये बेसिक क्लास थी आपकी, तो बेसिक आपका कंप्लीट हो गया। इसको एक बार और अगर आपको जो है देखना है तो एक बार और देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अगली क्लास जब आपकी हो हाई लेवल की तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।